चलिए सभी लोग आ जाइए और अब फिर से शुरुआत कर लेते हैं। कल जहाँ पे छोड़ा था ना कि जो उद्देश्य है हम सभी का कि पंचतत्व की यात्रा को समझें पहले तो, है ना। और इस यात्रा में हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि बीमारी कुछ भी नहीं है दीदी, कि बीमारी कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों में से किसी ने भी जो समझा है, अगर कोई बताना चाहे कि बीमारी को हम क्या और किस तरीके से देखेंगे, तो एक लोग आके एक बार रिवाइज कर दें। पंचतत्व में हम बीमारी को क्या मानते हैं? बीमारी मानते हैं या उसका ऊर्जा स्रोत किस रूप में ले रहे होते हैं? तो किस रूप में? एक बार आप आ जाइए दीदी, बताइएगा कि बीमारी क्या है। कोशिश करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंचतत्व के हिसाब से पंचतत्व में किसी भी बीमारी को बीमारी के हिसाब से नहीं लिया जाता। जैसा कि मुझे अभी तक समझ में आया है, वो ऊर्जा का मतलब जो पांच तत्व है, जैसे पूरा ब्रह्मांड पांच तत्वों से बना हुआ है, वैसे हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है। तो किसी भी तत्व की कमी से या बढ़ने से कोई ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा की कमी से ही कोई मतलब रोग माना गया है कि उसकी वजह से ही मतलब वो तत्व की कमी अगर पूरी कर दी जाए तो वो रोग अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मतलब मुझे अभी तक इतना समझ में आया। ठीक है, तो जब इस ऊर्जा को देखते हैं तो उसके पैमाने क्या है? जैसे मेरा आशय है कि कल जैसे बताया गया था कि 5 से 7 चीजें हैं जिसमें ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, तो उसको हम लोग मानते हैं, है ना। एक आपको मौसम, हाँ स्थान का, मौसम का, सानिध्य का। तो वो मौसम को कैसे बताएंगे? कोई उदाहरण? मौसम का जैसे कि अभी जैसे सुबह के टाइम में ज्यादा ठंड थी तो हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब नहीं सहन कर पाएंगे। और ऐसे ही मतलब कि धूप में हम लोग जैसे 10 बजे बैठे थे तो हम लोग कंफर्टेबली बैठ पाए थे क्योंकि मतलब उस समय मतलब कि ना ज्यादा ठंड थी ना ज्यादा गर्मी थी, तो मतलब हमारी बॉडी उसको बैलेंस तरीके से था, तो हम लोग उसको सहन कर पा रहे थे। तो इस तरीके से मौसम का मतलब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मतलब कि ऊर्जा के ऊपर। तो ठीक है, अभी जो मौसम को फिर से हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। मौसम में क्या समझे हम? कोई भी मौसम, मान लीजिए सर्दी के लक्षण सर्दी में है तो क्या बीमारी मानेंगे? नहीं। गर्मी के लक्षण गर्मी में है तो बीमारी मानेंगे? नहीं। लेकिन अगर किसी को गर्मी में स्वेटर पहनने की जरूरत पड़े और सर्दी लगे तो वो स्वस्थ है कि बीमार? बीमार है। एक आध घंटे के लिए तो एक आध घंटे के लिए उसे इग्नोर कर सकते हैं, रेगुलर हो गया तो बीमारी है। जैसे सर्दियों के दिनों में सभी लोग बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, तो कोई कहता है क्या कि मुझे प्रोस्टेट हो गई, मुझे शुगर बढ़ गई? कोई कहता है? नहीं। अगर आप चले भी गए गलती से डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या कहेगा? सर्दी लग गई है, ये दवाइयां खाइए। लेकिन सेम प्रॉब्लम आप गर्मियों के दिन में लेके जाइए कि मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कि आपको सर्दी लग गई है? नहीं। क्या बोलेगा? बीमारी है। प्रोस्टेट की जांच कराइए, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, इनकी जांच कराइए, बोलेगा ना। जी। तो अगर सर्दी वाले लक्षण आपके अंदर स्थायी हो गए तो उसका एक बीमारी का नाम ले लिया, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। प्रोस्टेट हो सकता है जी, डायबिटीज हो सकता है जी। इसी तरीके से उम्र के लक्षण है। अभी आपकी जगह अगर 4-5 साल का बच्चा होता तो क्या वो इतनी देर बैठ पाता? नहीं। इधर उधर उछलता कूदता। और छोटा बच्चा होता तो माइक भी हो सकता है फेंक देता। लेकिन जो छोटा बच्चा एक हरकत करता अगर आप करें तो एबनॉर्मल, छूटते ही आपने बोला ना जी। लेकिन अगर वो छोटा बच्चा कर रहा है तो नॉर्मल है ना। तो इसी प्रकार से किसी भी उम्र के किसी भी लक्षण में, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति के पास जाइए तो हर चीज में वो संशय में है, कल को उसकी पेंशन आएगी कि नहीं आएगी, बहू रोटी देगी कि नहीं देगी, बच्चे अपने नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ना करा लें और कल को निकाल दें। एक संशय में ना हर चीज जीवन की, मतलब जिस चीज को आप जिंदगी से करते आए जो आपकी चीज है, शरीर कमजोर हो रहा है, दिमाग कमजोर हो रहा है तो आप
उसमें विस्मित और भयभीत है। अगर वो लक्षण मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए, छोटे बच्चे के अंदर आ जाए तो प्रॉब्लम है, तो मतलब बीमारी है। उसको आधुनिक उसमें क्या कह देंगे हम कि डिप्रेशन में है, फोबिया में है ना, या भूल जाता है तो क्या कह देंगे कि कोई डिसऑर्डर है, मेमोरी से रिलेटेड है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि उसकी ऊर्जा, वृद्ध व्यक्ति की ऊर्जा इस बच्चे में, बूढ़े में या जवान में आ गई, ठीक है, तो उसको हमें संतुलित करना है। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, सानिध्य। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक परिसर में बैठे, एक परिवार की तरह बैठे, कोई अभद्रता कर रहा है क्या? नहीं। अभी अगर मैं यहाँ से हट जाऊं और मेरा कोई बचपन का दोस्त आ जाए तो मैं उससे सही से बात करूंगा क्या? सीधे सीधे तू तड़ाक बोलूंगा, उसको उल्टा सीधा भी बोलूंगा, है ना, कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं बोलूंगा अरे कुत्ते इतने दिन से कहा था। अब मैं यहाँ पे इस पर्सन में किसी से बोल सकता हूँ क्या? बोलूंगा तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन आपकी सहेली बहुत पुरानी मिलेगी तो वो कुछ भी बोल सकती है आपको ना। तो वहां पे क्या है, सानिध्य। अब आपका सानिध्य ऐसा हो जाए कि आप घर जाओ, बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, वो विचार आपके अंदर प्रेशर कर रहा है कि आपके बॉस ने आपको क्या बोला है, आपको घर पे जाना है तो इतने लोग आ गए, नंद आ गई कि भाभी आ गई कि सास आ गई। तो अगर वो सानिध्य के प्रभाव से आपके विचार खराब हो रहे तो वो बीमारी का नाम ले लेगा, है ना। इसी प्रकार से और क्या है, स्थान परिवर्तन। सभी लोग अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे जोड़ की रानी सीकर आ गए। आपके यहाँ दीदी क्या, जैसे गर्मी है अभी हुबली में, और यहाँ पे क्या है अभी ठंडा गर्म है, मतलब दिन में ठीक है लेकिन सुबह शाम बहुत ठंडी है ना। तो स्थान परिवर्तन होते ही, यहाँ पे आते ही अगर उन्हें कोई दिक्कत लग रही है तो क्या हो जाएगी, वो तो उस बीमारी हो गई। और वापस लौट गए, ठीक हो गए तो नॉर्मल हो गए, तो समझ गए कि सिर्फ जगह बदली थी, जलवायु बदली थी तो बीमार थे। लेकिन अब वो स्थायी हो गए, या तो आप यहाँ से लौट नहीं पा रहे, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप घर लौट भी गए तो भी आपके अंदर वो लक्षण हो गए। तो स्थान परिवर्तन के कारण से हुए। तो वो जो समय है, वो जो महीना है जब आप गए थे या जिस टाइम पे आप हो, तो वहां से पकड़ के उस ऊर्जा को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, परिस्थिति होती है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग पर्सनल फील करता है। अभी आपकी बड़ी महंगी गाड़ी थी जो आपने 35-40 लाख रुपए खर्च करके लिए और वो भी EMI पे ली हुई है। अभी आपको फोन आया कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, या आपको फोन आया कि वो गाड़ी चुर गई है, इमीडिएट क्या फील करेंगे, एक प्रेशर फील करेंगे। हो सकता है छूटते ही यहाँ से टॉयलेट भागे, ठीक है। वो एक विषय वस्तु है जो आपने बड़े मतलब बचत से या बड़े ख्वाबों से लिए, और उसमें जरा सा नुकसान हो रहा है तो आप पैनिक हो गए और आपको 10 छूट गए, है ना। अब ये स्थिति रेगुलर है तो आपको क्या बोलेंगे, ILBS है ना। और अगर वैसे देखेंगे तो सिर्फ एक परिस्थिति जन्य था लेकिन वो स्थायी हो गया। इसी प्रकार से अब इस जगह दूसरी परिस्थिति क्रिएट कीजिए। अब सोचिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव हो, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, बच्चा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, चाचा हो सकता है, जो आपके बहुत करीब है, और खासकर आपका जीवन उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। अगर आपको सिर्फ एक झूठी कॉल आ जाए कि वो तो एक्सीडेंट हो गया, अब नहीं रहा, ना आपने देखा ना आपने कंफर्म किया, सिर्फ सुनते ही क्या होगा, बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाएंगे ना। अगर बेहोश नहीं भी होंगे तो कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप बेसुध हो जाएंगे, मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अब ये जो लक्षण आया है स्थायी तौर पे, ये क्या है, ये भी एक परिस्थिति जन्य बीमारी है। कट कर दीजिएगा, है ना। तो अब अगर ये स्थायी हो गई तो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। और टेम्परेरी था तो परिस्थिति जन्य था, है ना। तो बस इन्हीं चीजों को हमें समझना है, इसी का नाम बीमारी है। और हम किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते, ना ही हमारे पास किसी बीमारी के लिए कोई सेट प्रोटोकॉल है। लेकिन जो गुरुजी हमें देने जा रहे हैं
इन 7 दिनों में, इन 5 दिनों में वो एक ऐसी फैक्ट्री लगाने वाले हैं कि आज और कल हम इस विज्ञान को सीखेंगे। और तीसरे दिन से जो यहाँ पे पेशेंट आएंगे गुरुजी के निर्देशन में, हम सभी लोग एक अच्छे चिकित्सक की तरह चिकित्सा कर रहे होंगे। और उस टाइम पे हमें क्या गौर करना है, बीमारी पे हम कोई फोकस नहीं करेंगे। फोकस किस पे करेंगे? लक्षणों पे, ऊर्जाओं पे, ऊर्जा को पहचानेंगे। उस ऊर्जा को पहचानने और समझने के लिए आज दोबारा से उसी प्रक्रम को शुरू करेंगे जो कल तक किया था, जैविक घड़ी, जिसको कार्केडियन रिदम के नाम से आजकल बहुत सुन रहे होते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायो क्लॉक। तो वो हो गई हमारी 24 घंटे का। हो रहा क्या हो गया? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। इसी के साथ में 12 महीने से पंचतत्व कैसे जुड़ेगा उसको समझेंगे। हर 5 तत्वों का एक रंग है, एक उम्र है, एक स्वाद है ना, और एक उसका गुणधर्म है। तो उसे हम बिल्कुल नेचर से कनेक्ट करके, हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं, हम सभी लोगों के आसपास कोई ना कोई बच्चा है, तो उससे कनेक्ट करके आप गुणधर्म सोचिए और लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जी मैंने नोट किया है जी। अगर आप बोले तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो अभी करते हैं एक एक करके ना। तो एक कोई मुझे मार्कर दे दीजिएगा, है ना। हरीश है कि यहाँ पे? अभी आप मार्कर ले लीजिएगा, गुरुजी वाले उसमें था, या फिर कोई भी कलर ले लेंगे। तो आप, हाँ दीदी, आप नोट करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ। ये दे दीजिएगा। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम वायु को सोचना शुरू कर दे रहे हैं। जब तक मार्कर नहीं आ रहा है ना, तो आप सभी लोग लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे 5 तत्व है ना, तो 5 तत्व में सबसे पहला तत्व लिखेंगे वायु। जीवन की शुरुआत मान ले रहे हैं, जब बच्चा एक माँ के हाथ आ जाता है, वहां से 0 माह से, ठीक है। दूसरा अग्नि, अग्नि का ही विस्तार कर देंगे तो प्रचंड अग्नि एक और बन जाएगी। तीसरी बन जाएगी, चौथी ऊर्जा पृथ्वी, 5वीं बन जाएगी आकाश, और 6वीं बन जाएगी जल। तो सबसे पहले लिखेंगे वायु। वायु लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा दीदी, क्योंकि जो रिवीजन हो जाएगा ना, ये बढ़िया है। तो वायु लिखने के साथ ही आप इमेजिन कीजिए कि प्रकृति में आपको वायु कहां से मिल रही है, क्या सोर्स है? पेड़ पौधों से ना। तो पेड़ पौधों का रंग कैसा है? ग्रीन, है ना। और कोई भी चीज अगर ऐसी लगेगी ना लॉजिकल या समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। ये माइक रखा हुआ है, यहाँ आएंगे और सब लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं उस क्वेश्चन को। वायु का सोर्स पेड़ पौधे ही क्यों मानते हैं? वायुमंडल से तो वायु मिल रही है। वायुमंडल तो मिल रही है, लेकिन जैसे ही हम, जहाँ पे पेड़ नहीं है, जैसे पहाड़, जहाँ पे पेड़ नहीं है